हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DSSB मेल का जो है PGT का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा तैयारी आप लोगों की, उसके बाद थोड़ा सा ही कहती हूँ यार मैं, बस उसमें से भी क्वेश्चंस लग जाते हैं, ऊपर वाले की कृपा रहती है। तो पूरा तो इसमें नहीं करवा सकती, लेकिन DSSB PGT के लिए तैयारी जो है वो करवा रही हूँ। और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो मैं आज क्वेश्चन लाई हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक में से कई सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी। उसके बाद ये हमारा DSSB का बैच स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से। 16 जनवरी से इस बैच को स्टार्ट करा है। और ये बैच जो है अभी इसके जो है वो जो प्राइस है इसका जो अभी रखा था वो अभी वही है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद ही इसको चेंज करेंगे। जब इसका नोटिफिकेशन और इसका विज्ञापन आ जाएगा तब ही उसको चेंज करेंगे। तो ये DSSB का लाइव बैच है और इसमें आपको 2 बैचेस हैं इसके, इनफैक्ट इसके 3 बैचेस हैं। एक इसका वीडियो बैच है जो पहले जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग लाइव नहीं ले सकते हैं। और ये हमारे लाइव बैचेस में भी एक है सिर्फ लिटरेचर के लिए और एक है लिटरेचर और ग्रामर दोनों के लिए। आप कोई सा भी बैच लेते हैं आपको नोट्स सब में प्रोवाइड किए जाते हैं, बुक फॉर्म में नोट्स आते हैं और इसीलिए ही मैं महंगी हो जाती हूँ। ठीक है जी, इसीलिए ही मैं महंगी हो जाती हूँ। मैं आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगी। और ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये जो है एक बात, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो अब तक जो है पढ़ रहे हैं, उनके पास सबको पता है कि इतने मोटे मोटे नोट्स जो हैं उनके पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नोट्स भेज देते हैं कि हिस्ट्री के नाम पे सिर्फ WJ लॉन्ग की किताब भेज दी या कुछ इस तरीके से भेज दिया, नहीं, या सिर्फ PDFs भेज दी। सभी लोगों को जो पढ़ाया जाता है वही नोट्स। एक भी चीज़ भाई कभी कदा कोई एक आधी 2-3 पेज की PDF निकलवानी पड़े तो बात अलग है। सारा मटेरियल तैयार करके मैं भेजती हूँ, आप खुद देखिए। मैं आपको एक बताती हूँ, जब मैंने वीडियो बैच अपना पहली बार लॉन्च करा था UP TGT का, तो मैंने उसमें नोट्स PDF फॉर्म में रखे थे। और जैसे ही वो बैच बिका उसके जो है 2 दिन बाद ही स्टूडेंट का फ़ोन आ गया कि मैम जो है कि सर वो जो बैच है उसको तो PDF ही 3,000-4,000 की बैठ रही हैं, तो इससे अच्छा तो मैं लाइव ही ले लेता। और जो है ये तो हमने फिर उसमें उस बैच को कहा कि मैंने कहा कि इतनी महंगी ये PDFs नहीं निकलवा पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम इसको में नोट्स भी जो है इंक्लूड करो कि इसमें हमें उतना फ़ायदा ना हो, फिर भी स्टूडेंट ये लोग कहाँ से इतनी PDFs निकलवाएंगे और नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, आपको PDF नहीं निकलवानी पड़ती हमारे यहाँ। जो लोग, आप एक सिंपल बात देखिए, आप कंपेयर कीजिए 1500 रुपीज़ में या 2000 रुपीज़ में अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आपके घर पे नोट्स नहीं भेजेगा, वो सिर्फ आपको PDFs देगा। अगर मेरे कोर्सेज में भाई आप ये कि मेरे में वहाँ पर वो GST ऐप का कमीशन प्लस नोट्स होते हैं, तो जो वो पूरा का पूरा कमा रहे हैं मैं उतना भी नहीं कमाती, ठीक है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के पास नोट्स, मैं पूरा का पूरा अपना जो है नोट्स उनकी बुक फॉर्म में नोट्स जो हैं पूरे जाते हैं। कि लिटरेचर के नोट्स जो बनवा रही हूँ तो एक से क्वेश्चन आयर जो है, ये जो कुछ भी मैं बनवा रही हूँ, ग्रामर के हैं, सब कुछ प्रैक्टिस बुक है, सब कुछ उनके पास जाता है। तो अगर आप वही चीज़ PDF निकलवाओगे, आप भाई हम लोग बल्क में काम करवाते हैं, हमारा जो रहता है हमको भी कोई ये नहीं है कि फ्री में निकाल के दे देते हैं। और जो आप 1 रुपये 20 पैसे का एक पेज निकलता है, आप खुद सोचिए कि अगर आप एक बुक में अगर 500 पेजेस हैं, एक बुक में कह रही हूँ, अगर 4 बुक्स में 2000 पेजेस हैं, तो आप खुद लगा लो कितने के नोट्स बैठ जाएंगे। और ये तो मैं एक ऐसे ही रफ एस्टिमेट दे रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं। और PDF के तो बहुत पैसे जो हैं वो निकलते हैं। हम लोग जो निकलवाते हैं हमारा अलग है, पूरा टाइप्ड मटेरियल उस चीज़ का अलग रहता है। तो उसके बाद हम अपना सारे नोट्स टाइप करवा रहे हैं, नहीं तो कहीं से बुक से फ़ोटो खींच, यहाँ से खींच और भेज दिया, वो PDF दे दो। तो आप ये चीज़ को भी देखिए कि 2000-3000 में मुझे भी पढ़ाना आसान रहे, अगर मेरे को भी नोट्स ना देने हो। अब कोई मुझसे कहे ना नोट्स आप हमें PDF में, भाई साहब अगर PDF दो ना, फिर वो जो है फिर वो तो निकलवाने में ही हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि भाई लोग 4-6 लोग मिलकर उस PDF को निकलवा, लेकिन ऐसा कैसे होगा कि एक ही PDF से सभी लोग पढ़ लेंगे? तो बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव बैठ जाता है। दैट इज़ वाई हम लोग जो है हमारे उसमें जो
वो पैसा पूरी तरीके से उनको जाता है जो नोट्स निकाल के देते हैं, मगर उन्हें भी देना होता है पैसा। तो ये वाली बात है, और कोई बात नहीं है जो मैंने आपको बताई, थोड़ी सी जो है वो बताना भी ज़रूरी होता है। एक ये यूपी टीजीटी और DSSB टीजीटी पीजीटी का वीडियो कॉम्बो बैच है, सभी में आपको नोट्स जो हैं आपके पास पहुंचाए जाते हैं। और इसके साथ ही अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, मगर मैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये, इन विच ईयर वर द थिएटर्स क्लोज डाउन इन इंग्लैंड आफ्टर द सिविल वॉर। तो ये क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी और फिर मैं इसका आंसर, अब आप लोगों ने आंसर इसका 1639, 1640, 1642 एंड 1649। सबसे पहले जब इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट का शासन था, यानी कि जो 17वीं सेंचुरी थी, चार्ल्स फर्स्ट का जब शासन जो है चार्ल्स फर्स्ट का राज था, तो सिविल वॉर जो है वो हुआ। जो चार्ल्स फर्स्ट के चाहने वाले थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोअर्स थे, दो भाग में सिविल वॉर में दो थे। जो चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोअर्स थे, दे वर नोन एज कैवेलियर्स, उन्हें कैवेलियर्स कहा जाता था। और जो पार्लियामेंट के फेवर में थे, प्यूरिटन्स थे, दे वर कॉल्ड राउंड हेड्स। ठीक है जी। तो सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के बाद जो प्यूरिटन या राउंड हेड्स थे, उन्होंने 1642 में थिएटर्स को बंद करवा दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि थिएटर्स में जो एंटरटेनमेंट होता है उससे लोगों के दिमाग जो हैं वो भ्रमित होते हैं। तो ये किसने बंद करवाया था? ये प्यूरिटन्स ने बंद करवाया था। जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे, उन्होंने थिएटर्स 1642 में बंद जो है वो करवा दिए थे। तो जब सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के दौरान ही मिल्टन ने ये सोचा था कि नाउ ही शुड स्टॉप राइटिंग पोएम्स एंड स्टार्ट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। वैसे भी वो जो है पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, तो उन्होंने जो है उसमें प्रोज जो है वो लिखना शुरू किया था। तो कैवेलियर्स और राउंड हेड्स जो थे वो उनकी सिविल वॉर, इन्होंने जो है ये भारी पड़े थे, तो इन्होंने जो है 1642 में थिएटर्स बंद करा दिए थे। फिर वो 1660 में जाकर खुले थे, और उसके दौरान जो है चार्ल्स फर्स्ट की हत्या भी कर दी गई थी। चार्ल्स सेकंड जो है वो फ्रांस चले गए थे। जब मोनार्की जो है रीस्टोर हुई, जिसे रेस्टोरेशन कहा जाता है 1660 में, तब थिएटर्स जो हैं वो दोबारा से खुले। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच अर्लियर वर्क इज द थीम ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव, इज द थीम ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव। यहाँ पर ये है कि ड्राइडन के ऑल फॉर लव किस चीज़ पे बेस्ड है? कैटोमिथी, रोमाउंट ऑफ द रोज, द स्पेनिश ट्रेजेडी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये वर्क है शेक्सपियर के वर्क पर आधारित है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। जो ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, या इसका सबटाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये इसका सबटाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। और ये लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की कहानी जो है वो बताता है, एंटनी ऑल फॉर लव। तो ये क्लियोपेट्रा और एंटनी के आखिरी जो है समय की कहानी है, और इसका टाइटल, सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ड्राइडन का ऑल फॉर लव बेस्ड है शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे। The Vanity of Dogmatizing was written by Samuel Johnson, Joseph Glanville, Joseph Addison, Jeremy Taylor. The Vanity of Dogmatizing जो है ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? ये वर्क जोसेफ ग्लेनविल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने बेसिकली जो क्रिटिसाइज किया है इसमें रिलीजियस परसिक्वेशन को उन्होंने जो है इसमें क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने प्रमोट करा है इसमें रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करा है, इसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को जो है वो प्रमोट करा है। और ये स्टोरी है डिसइल्यूजन्ड ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की, और यही स्टोरी जो है वो ली गई है, अडेप्ट करी गई है जोसेफ वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो
इसमें वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जिसमें एक डिसइल्यूजन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की कहानी जो है उन्होंने बताई है, इसी कहानी को मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने वर्क में लिया है, इसे अडेप्ट करा है मैथ्यू आर्नल्ड ने स्कॉलर जिप्सी में। स्कॉलर जिप्सी में इसी कहानी को उन्होंने अडेप्ट करा है, स्कॉलर जिप्सी में अडेप्ट करा है। तो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग वॉज रिटन बाय जोसेफ ग्लेनविल, and in it he attacked scholasticism and religious persecution, and he promoted religious toleration, scientific methods. He narrated the story of a disillusioned Oxford scholar, and the same story was adapted by Matthew Arnold in his work The Scholar Gypsy. Where do you find these lines? True wit is nature to advantage, dressed what oft was thought but never so well expressed. ये जो लाइन है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज, dressed what oft was thought but never so well expressed. MacFlecknoe, Essay on Men, Essay on Criticism and Vanity of Human Wishes. पहली बात, ये लाइंस जो हैं वो पोप की पोएम की हैं। किसकी हैं? एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई हैं। ये पोएम जो है इसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इस पोएम का नाइन है। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज, ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस, कि अक्सर जो सोचा जाता है उसे उतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जाता। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ डिडक्टिक पोएम, ये एक उपदेश परक पोएम है और ये हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है। वैसे भी आपको पता होगा कि पोप मास्टर्ड हीरोइक कपलेट, तो ये हीरोइक कपलेट में लिखी हुई पोएम है और ये फर्स्ट मेजर पोएम है अलेक्जेंडर पोप की, और ये लिखी गई है होरेशियन मोड में लिखी गई है। An essay concerning human understanding was written by John Locke, Thomas Hobbes, Edmund Burke या J.S. Mill. An essay concerning human understanding लिखी गई है, ये जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है। जॉन लॉक जो है, जो ये मानते थे कि जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है टेबुला रासा का, जिन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें लिखा है कि when a human being born, he is like a plain slate, he is like a blank slate and he gets the knowledge through experiences, जिसे एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। तो एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज ये जो एसे है, इट इज़ रिटन बाय जॉन लॉक, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। Dr. Primrose is a character in Vanity Fair, Jude the Obscure, The Vicar of Wickfield या Persuasion। डॉक्टर प्रिमरोज जो कैरेक्टर है वो विकार ऑफ विकफील्ड का है। ये इट इज़ द ओनली नॉवल रिटन बाय गोल्डस्मिथ। कौन है वो? कौन है? ओनली नॉवल रिटन बाय गोल्डस्मिथ है। ये पब्लिश हुआ था 1766 में। ये द विकार ऑफ विकफील्ड, ये नॉवल जो है ये आया था, ये ओनली नॉवल है जो लिखा गया है ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, 1766 में पब्लिश हुआ था। और ये इसका जो सब टाइटल है वो है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ, अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ, A tale supposed to be written by himself। ठीक है जी, ये है द विकार ऑफ विकफील्ड। Neoclassical satire was influenced by the Roman satirists Menippeus and Juvenal, Menippeus and Seneca, Persius and Juvenal, Horace and Juvenal।
तो नियो क्लासिकल सेटायर, भाई ये देखो जो नियो क्लासिकल एज थी ना वो जानी भी जाती थी अपने किसके लिए, सेटायर के लिए जानी जाती थी। तो इसमें ना दो तरीके के जो ये दो राइटर्स थे, रोमन राइटर्स थे, हॉरेस एंड जुवेनल जो है उनसे प्रभावित थी। जो हॉरेशियन सेटायर होता है ना वो एक लाइट सेटायर होता है और किसी के ऊपर जो जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसको जो है उल्टा सीधा या अब्यूज़ या वो नहीं किया जाता, लेकिन लाइट सेटायर होता है, किसी फॉली को का मजाक उड़ा। लेकिन जो ये जुवेनल सेटायर होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक पेसिमिस्टिक सेटायर होता है जिसमें डायरेक्टली किसी व्यक्ति को जो है द पर्सन इज द बट ऑफ सेटायर। तो जो नियो क्लासिकल राइटर्स थे वो हॉरेस एंड जुवेनल से प्रभावित थे। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हॉरेशियन सेटायर एंड जुवेनल सेटायर। तो हॉरेशियन सेटायर एंड इसमें लिखा हॉरेशियन सेटायर जो होते हैं वो किसी सोशल वाइज को क्रिटिसाइज करते हैं, जेंटल एंड लाइट हार्टेड ह्यूमर होता है। और जो जुवेनल सेटायर्स होते हैं वो किसी सोशल इविल को स्कॉन आउटरेज के थ्रू बताते हैं और ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होती है। तो दैट इज हॉरेस एंड जुवेनल। Moral Essays, a series of 4 poems on ethical subjects, was written by Dryden, Samuel Johnson, Alexander Pope, Jonathan Swift। या हाँ जी, मॉरल एसेज। पहली बात, मॉरल एसेज जो है इसमें 4 पोएम्स जो है वो कौन कौन सी हैं। ये पहली पोएम है एपिस्टल टू कोबम, फिर है बी है एपिस्टल टू अ लेडी, फिर है एपिस्टल टू बथर्स्ट, फिर है एपिस्टल टू बर्लिंगटन। ये जो है 4 पोएम्स हैं, ये 4 पोएम है एपिस्टल टू कॉबम, एपिस्टल टू अ लेडी, एपिस्टम टू बाथर्स्ट, एपिस्टम टू बर्लिंगटन। तो ये जो है ये चारों पोएम मॉरल एसेज या एपिस्टल्स टू, ये लेटर फॉर्म में लिखी हुई पोएम्स होती हैं। और ये पोएम किसने लिखी हैं, ये यहाँ पे ये निशान गलत लगा हुआ है। ये पोएम जो लिखी हैं ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी हुई पोएम है। एपिस्टल उस पोएम को कहते हैं जो लेटर फॉर्म में लिखी जाती है, उसे एपिस्टल जो है वो कहा जाता है। और ये हॉरेशियन सेटायर के फॉर्म में लिखी गई हैं। दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ हॉरेशियन सेटायर के फॉर्म में लिखी गई। एपिस्टल टू कॉबम, एपिस्टल टू अ लेडी, एपिस्टल टू बाथर्स्ट और एपिस्टल टू बर्लिंगटन। ये पोएम्स जो हैं, इस पहली जो एपिस्टल टू कॉबम है ये एड्रेस्ड है सर रिचर्ड टेम्पल को, एपिस्टल टू अ लेडी मार्था ब्लॉन्ट को, एपिस्टल टू बेथर्स्ट एलन लॉर्ड बेथर्स्ट को, एपिस्टल टू बर्लिंगटन रिचर्ड बॉयल अर्ल ऑफ बर्लिंगटन को। ये पोएम्स जो हैं वो ये लिखी गई हैं हॉरेशियन सेटायर के फॉर्म में लिखी गई हैं और ये हैं अलेक्जेंडर पोप की। अब बताओ इतनी जानकारी, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन की जानकारी मिल रही है। स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक्स वॉज रिटन इन सपोर्ट ऑफ हिज पैट्रन। जोनाथन स्विफ्ट जिन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखी है, उनका जो ये वर्क है बैटल ऑफ द बुक्स, उन्होंने किसको सपोर्ट करा है? इसमें उन्होंने सपोर्ट करा है अपने पैट्रन विलियम टेम्पल को। क्यों करा है? विलियम टेम्पल जो है उन्होंने एक एस्से लिखा था ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि एंशिएंट राइटर्स जो हैं वो मॉडर्न राइटर्स से कहीं बेटर हैं। तो रिचर्ड बेंटले और विलियम वॉटन ने रिचर्ड बेंटले एंड विलियम वॉटन ने टेम्पल के एस्से को जो है वो आंसर किया था, और जिस पे स्विफ्ट ने एक शॉर्ट सेटायर लिखा था द बैटल ऑफ द बुक्स। और बैटल ऑफ द बुक्स जो है इसमें उन्होंने अपने पैट्रन को सपोर्ट करा है। विलियम टेम्पल जो हैं वो जोनाथन स्विफ्ट के पैट्रन थे और उन्होंने इसमें उनको सपोर्ट करा है। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स भी लिखी है, और इनकी जो डिक्शनरी आई थी दैट केम इन 1755। दिस डिक्शनरी केम इन 1755। 1755 में डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी आई थी 1755 में। इसको पूरा करने में 9 साल लगे थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को।
ब्लैंक वर्ड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ, आप जानते होंगे हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लैंड में लेकर आए। बाद में मार्लो ने उसे माइटी लाइन, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में यूज़ करा, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स को जो इंट्रोड्यूस करा था वो सरे ने किया था, और जो उन्होंने किसमें, इन जो है एनियट के ट्रांसलेशन में उन्होंने ये जो बुक थी इसकी बुक सेकंड और बुक फोर्थ को ट्रांसलेट करा था, और तब वो ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लैंड में लेकर आए थे। एनियट को ट्रांसलेट करा था, एनियट की बुक सेकंड और बुक फोर्थ को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, और उसे ट्रांसलेट करने में उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज़ करी थी, तो वो लेकर आए थे। अर्ल ऑफ सरे जो है वो ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लैंड में लेकर आए थे। In which novel did Thomas Hardy introduce Wessex? A pair of blue eyes under the greenwood tree, far from the madding crowd, or Tess of the d'Urberville? टॉमस हार्डी विक्टोरियन एरा के नॉवलिस्ट हैं और वो लेकर आए थे, इन्होंने कौन से नॉवल में वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करा है, एंड दैट इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री। दैट इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री में उन्होंने वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हार्डी की सेकंड नॉवल है। इट इज़ द सेकंड नॉवल बाय हार्डी, और ये टाइटल जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये लिया गया है एज यू लाइक इट से, शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, इसका था द मेलस्टॉक क्वायर। दैट वाज, इसका ओरिजिनल टाइटल था द मेलस्टॉक क्वायर। मेलस्टॉक क्वायर जो है वो इसका ओरिजिनल टाइटल था, और इन्होंने इसमें सेकंड नॉवल है ये टॉमस हार्डी की, जिसमें उन्होंने वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करा है, और इसका ओरिजिनल नाम था द मेलस्टॉक क्वायर, लेकिन इन्होंने शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के सॉन्ग से प्रभावित होकर अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसका टाइटल जो है वो रखा। हालांकि अंडर द ग्रीनवुड ट्री वेसेक्स में जो है वो सेट है, लेकिन वर्ड जो पहली बार यूज किया है, पहली बार हार्डी ने वेसेक्स जो वर्ड यूज करा है वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। ये दो अलग अलग चीजें। इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने अंडर द ग्रीनवुड ट्री में, लेकिन जो ये वर्ड वेसेक्स है वो उन्होंने पहली बार यूज करा था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो जानने की चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द वुमन राइटर एंड द 19th century imagination is the subtitle of the book. Sexual politics, man-made language, the feminine mystique, the mad woman in the attic. The woman writer and the 19th century imagination is the subtitle of the book, the mad woman in the attic. और ये जो टाइटल है वो लिया गया है जेन आयर से, है ना, ये जेन आयर से लिया गया है, और ये जो बुक है ये सेंड्रा गिलबर्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस बुक इज रिटन बाय सेंड्रा गिलबर्ट। सेंड्रा गिलबर्ट के द्वारा लिखी गई है, और ये शार्लेट, ये टाइटल लिया गया है शार्लेट ब्रॉन्टे के जेन आयर से। द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क कैन बी फाउंड इन, शेक्सपियर के वर्क्स पहली बार देखने को मिलते हैं पैशनेट पिलग्रिम, टिम्बर, टॉटल्स मिसलेनी या पैलेडिस्टेमिया। ये फ्रांसिस मैरिस का वर्क है पैलेडिस्टेमिया। वहाँ पर शेक्सपियर के 12 प्लेस का वर्णन किया है, उनके सोनेट्स को शुगर्ड सोनेट का ये वर्क है फ्रांसिस मैरिस का। उनके वर्क में सबसे पहले शेक्सपियर के वर्क्स का मेंशन देखने को मिलता है। शेक्सपियर के 12 प्लेस को मेंशन किया है उन्होंने इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज वॉज रिटन बाय बायन, रॉबर्ट साउदे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज वॉज रिटन बाय, ये वर्क है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, और ये 1850 में ये वर्क आया था
1850 में. That came in 1850. Which of the following is a curtil sonnet? Curtil sonnet का मतलब GM हॉपकिंस के द्वारा इसको लाया गया है. 10.5 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स की जगह 10.5 लाइन्स होती हैं. और इनमें से कौन सा कर्टेल सॉनेट है? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, डेथ बी नॉट प्राउड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या पाइड ब्यूटी. यही है पाइड ब्यूटी GM हॉपकिंस का. ये टर्म भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है. कर्टेल मतलब होता काट दिया, सॉनेट को काट दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया. GM हॉपकिंस के द्वारा दिया गया टर्म है. Where did Saturn hold a solemn council with the fallen angels? Perseus, Pandemonium, Celestial City, Garden of Eden. ये सभी को पता है. Paradise Lost में जो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम का मतलब ये वर्ड ही उन्हीं के द्वारा है कि ऑल द डीमंस. इसका मतलब ही यही है, ऑल द डीमंस. तो सैटर्न जो है अपनी जो काउंसिल, अपनी मीटिंग रखता है फॉलन एंजल्स के साथ, दैट इज इन पेंडेमोनियम. चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ऑल द डीमंस. उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज टोटल्स मिसलेनी पब्लिश्ड? 1551, 54, 57, 69. तो टोटल्स मिसलेनी आई थी रिचर्ड टोटल के द्वारा 57 में, 1557 में इसको पब्लिश किया गया था. इट केम इन 1557. 1557 में ये वर्क आया था. व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन कैंटरबरी टेल्स? बाथ जो है एक जगह का नाम है. कैंटरबरी टेल्स चौसर की रचना है. उसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो वाइफ ऑफ बाथ है, जिसकी कई शादियां होती है, दांतों के बीच में गैप है, और वो जो है एक बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो है वो दिखाया है. और उनका जो क्या नाम है, सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ, उसका रियल नाम क्या है? एलाइसन, एग्लेंटीन, बीट्रिस या एमिली? और उनका नाम है एलाइसन. गैप टूथ एलाइसन जो इनका नाम है, वाइफ ऑफ बाथ. और ये वो अपने आप को एलिस भी कहती हैं. जो प्रायरस है उसका नाम एग्लेंटीन है, फ्रायर का नाम ह्यूबर्ट है. ये एग्लेंटीन जो है प्रायरस का नाम है. Which is the last tale in the Canterbury Tales? The Cook's Tale, the Partner's Tale, the Parson's Tale, Tale of Sir Topas. तो मैं आपको इसमें बताऊं, कैंटरबरी टेल्स में जिसमें 24 जो है टेल्स हैं, तो उसमें लास्ट टेल कौन सी है? तो इसमें जो है पार्सन की जो टेल है वो आखिरी कहानी है. दैट इज द लास्ट टेल. द पार्सन्स टेल इज द लास्ट टेल. पार्सन की जो कहानी है ये प्रोज में है, और जो दूसरी प्रोज टेल है दैट इज द टेल ऑफ मेलीबियस. द टेल ऑफ मेलीबियस. Bacon wrote dash essays in all 46, 58, 106, 120. बेकन ने जो लिखे हैं वो 58 essays लिखे हैं in all. Bacon wrote 58 essays in all. The mean is the wisest of mankind. बेकन को कहा है पोप ने. What is the name of the play within a play in Hamlet? The murder in the Rue Morgue, The murder of Gonzago, The murder of Gonzalo, The murder at Baskervilles. अब बी और सी में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बाकी तो दो पता ही है कि क्या जो है इसका क्या आंसर होगा. तो इसका आंसर है दैट इज द मर्डर ऑफ गोंजागो. गोंजालो नहीं है, द मर्डर ऑफ गोंजागो. इसका नाम जो है माउसट्रैप भी था. हैमलेट, जो कि हैमलेट इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन. और हैमलेट जो है इसमें अपने अंकल की गिल्ट कॉन्शियस को बाहर लाने के लिए हैमलेट प्लेयर किंग और प्लेयर क्वीन से एक प्ले करवाता है, द मर्डर ऑफ गोंजागो. बी है इसका आंसर, द मर्डर ऑफ गोंजागो. और इस प्ले को बाद में नाम दिया गया था द माउस ट्रैप. द ओनली लिटरेरी एपिक इन इंग्लिश इज ब्यूवुल्फ, द फेरी क्वीन, हाइपीरियन, पैराडाइज लॉस्ट. सबसे पहले तो ये जानिए कि दो तरीके के एपिक्स होते हैं.
एक तो होते हैं ट्रेडिशनल एपिक्स। ट्रेडिशनल एपिक्स जो होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ सम रेस, दे आर बेस्ड ऑन द सम इन द हिस्ट्री ऑफ अ रेस, हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रेस। ये ओरल ट्रेडिशन से होते हुए जॉट डाउन किए जाते हैं, लिखने वाला कोई भी हो मगर ये पहले से ही इतिहासकारों को पता होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी एपिक्स, जो राइटर्स अपने आप क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें वो बिल्कुल ट्रेडिशनल एपिक के ही मैनर में लिखे जाते हैं, मगर उनको जो है वो सेकेंडरी एपिक भी कहलाते हैं, और जिसमें कवि जो है वो विभिन्न स्रोतों से जो है अपनी एपिक को लेता है, मगर कहानी उसकी अपनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड लिटरेरी एपिक। तो ओनली लिटरेरी एपिक इन इंग्लिश इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट लिटरेरी एपिक एज वेल एज सेकेंडरी एपिक। Which of the following is a Christian humanistic epic? The Fairy Queen, Aeneid, Paradise Lost, Prometheus Unbound. Christian humanistic epic कौन सा है? तो Christian humanistic epic है आपका फेरी क्वीन। फेरी क्वीन है Christian humanistic epic, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट एपिक है। 6 बुक्स हैं इसके अंदर। इसमें क्रिश्चियन आइडियल्स को बताया गया है। इसमें बेसिकली क्रिश्चियन आइडियल्स को जो है वो बताया गया है। ये 6 बुक्स में है। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है फेरी क्वीन। फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1590 और सारे पार्ट्स आए थे, 6 पार्ट्स आए थे 1596 में। और इसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा यानी कि 9 लाइन का स्टेंजा यूज़ किया है। ये एक एलिगरी है, बेसिकली ये एलिगरी है जो एक फेरी लैंड में है। फेरी लैंड के रूप में इंग्लैंड को दिखाया गया है, और जो फेरी क्वीन के द्वारा रूल किया जाता है यानी कि क्वीन एलिजाबेथ। स्पेंसर लिखना तो इसमें 12 किताबें चाहते थे, लेकिन वो लिख पाए केवल 6 ही किताबें जो हैं वो इसमें लिख पाए। तो ये जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक है वो कौन सा है? दैट इज़ फेरी क्वीन। और जो पैराडाइज लॉस्ट है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन है। डन रॉट डैश होली सॉनेट्स 27, 22, 19, 15। डन के सॉनेट्स को होली सॉनेट, डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सॉनेट्स भी कहा जाता है, और उन्होंने डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सॉनेट्स भी कहा जाता है। उन्होंने लिखे 19 सॉनेट्स। ही रॉट 19 सॉनेट्स। तो आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन उसमें बताने में मुझे कितना टाइम लग गया, एक एक क्वेश्चन को करवाने में। चलिए अब थोड़ा सा मेरे पास ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यू डैश फॉल इल इफ़ यू ईट ऑल ऑफ दैट। ये एक जो है कंडीशनल क्लॉज है। ये कंडीशनल क्लॉज का रिजल्ट है। जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, तो यू विल फॉल इल इफ़ यू ईट ऑल ऑफ दैट। कंडीशन क्लॉज जो है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट क्लॉज है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। द मॉडल डैश एक्सप्रेसेस द एबिलिटी टू डू समथिंग। जब प्रेजेंट में एबिलिटी बताई जाती है तो वो बताता है, कौन सा मॉडल बताता है? कैन। कैन बताता है एबिलिटी टू डू समथिंग। डैश इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। शैल, विल, माइट, मस्ट नॉट। जो लेस पॉसिबिलिटी, मस्ट जो है मस्ट नॉट तो बताता कोई चीज़ होगी ही नहीं, तो जो लेस पॉसिबिलिटी बताने वाला है दैट इज माइट। दैट इज माइट। माई लेग्स एक, वैसे इसमें माई लेग्स एक होना चाहिए, माई लेग एक होना चाहिए, या माई लेग्स एक, इसमें गड़बड़ है। माई लेग्स एक होना चाहिए या माई लेग एक्स। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। भाई ऐसा है ना, तो ये फ्यूचर है, ना पास्ट है, ना पैसिव है। पैसिव होता तो थर्ड फॉर्म। अब इसका तो पैसिव वॉइस वैसे भी नहीं बन सकता क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि फाइनाइट वर्ब नहीं है, एक्टिव वॉइस है। इसके वजह सेंटेंस ही अजीब सा ही है,
तो माई लेग एक्स, ये एक्टिव वॉइस है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेज आर देयर इन इंग्लिश? वॉइस का मतलब होता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव फॉर्म में वर्ब काम कर रहा है या पैसिव फॉर्म में वर्ब काम कर रहा है। तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देयर आर टू वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव। डैश एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर, कुड, मस्ट, कैन, विल। प्योर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में कोई काम होगा या नहीं होगा, वो बताता है आपका विल। विल एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर। डैश इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, मस्ट, वुड, शुड, कुड। विल का पास्ट टेंस होगा वुड। ये सारे DSSB PGT में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं ढूंढे हैं ये। Which model from the following is used for seeking permission? Can, should, will, must। परमिशन के लिए इनफॉर्मल परमिशन या फिर परमिशन इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज किया जाता है कैन, दैट इज कैन। ही डैश कम टुडे, पॉसिबिलिटी बतानी है, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए जो मॉडल यूज होगा दैट इज मे। वो आ भी सकता है और नहीं भी। ही मे कम टुडे। ये सारे DSSB PGT में आए हुए क्वेश्चंस हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ द बाइसिकल वॉज रिडन बाय द किड्स। द बाइसिकल वॉज रिडन बाय द किड्स से लीजिए, द किड पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में है। ए, द किड्स रोड द बाइसिकल। ये हो गए क्वेश्चंस खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको अपनी बात बताई, वो भी आप लोगों ने अगर ध्यान से सुनी हो तो सुन लीजिएगा। बार बार आके क्या वही बात बोलूं, मैं भी बोर हो जाती हूँ, आप भी बोर हो जाते हो, कुछ तो सुनते ही नहीं होंगे। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू। पढ़िए तो सही पढ़िए, अच्छा पढ़िए और सही दिशा में मेहनत करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।